नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम जैसा कि आप देख रहे होंगे सुधांशु पांडे है एंड आई एम स्टार्टिंग ए न्यू सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स। और इसमें बेसिक मैथमेटिक्स से लेकर क्लास 10 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग टॉपिक्स पे उन सभी को मैं बारी बारी कवर करूंगा। फिलहाल आज का ये मेरा पहला सेशन है, तो पहला सेशन मैं 10th क्लास से शुरू करता हूँ। क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जो लोगों को अभी तक ना समझ में आए या जिन पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इस साल वैसे भी कोर्स ज़्यादा कम होता चला गया था। कई कोर्सेज डिलीट हुए, कई बार स्टूडेंट्स के कॉल आए मेरे पास कि सर ये डिलीट हो गया, इसको मत पढ़ाइए। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप हर चीज़ पढ़ेंगे तभी आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ABCD नहीं आती है तो आप किसी भी लेटर्स को मिक्स करके वर्ड्स नहीं बना सकते। वर्ड्स बनाने के लिए आपको A से लेकर Z तक सब चीज़ें आनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स में अगर आपको नंबर्स के बारे में नहीं पता है कि ये टाइप ऑफ नंबर कौन सा है, तो आप चीज़ें नहीं कर सकते। फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं चलता हूँ आज के हमारे इस पहले चैप्टर की ओर, जो कि है हमारा रियल नंबर। तो दोस्तों, रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर्स को अगर मैं बेसिक सीधी भाषा में बोलूँ तो हमारे पास नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर, जो कि 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं होल नंबर, जो कि 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसी के अंदर हम इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं तो नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो कुछ नंबर्स जो रह जाते हैं नंबर लाइन पे, वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। इसके अलावा जो नंबर्स रह जाते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर्स, जिसकी बात 9th क्लास में आप लोगों से की गई थी, लेकिन अब उस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा आगे एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। तो इस रियल नंबर के चैप्टर में हम दो बेसिक चीजें जानेंगे। द फर्स्ट थिंग इज दैट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, इसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। बेसिक डिविजिबिलिटी थ्योरम है, जो आप लोगों को डिवाइड करना आता है। किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या क्या उसके क्वोशंट हो सकते हैं, क्या रिमाइंडर हो सकते हैं। उसको जानने से पहले एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। एक बार हमारा एवेंजर्स आप सबने देखी है, उसमें लोकी एक कैरेक्टर था, हल्क भी एक कैरेक्टर था। उन दोनों के बीच में बहुत ही बेहतरीन दोस्ती थी। और एक बार इमेजिन करिए कि एक बार हमारा लॉकी अंडे बेच रहा है और हल्क उससे चिढ़ के उसे नहीं चाहता कि अंडे बेचे, तो किस तरीके से चीजें होती हैं। देखिए, हमारा लॉकी अंडे बेच रहा था और हल्क हमारा गुस्से में आ गया और तुम सब हमारे पैरों की धूल हो। हम विनाश के देवता हैं बेवकूफ इंसानों, और तुम लोग मुझे सिर्फ परेशान नहीं कर। और जो इसका हाल किया है हमारे हल्क ने कि इसके अंडा बेचने का सपना भी चकनाचूर कर दिया। बड़बोला कहीं का। उसके बाद हमने क्या किया कि इस पूरे चीज को लॉकी ने, हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक CBI इंक्वायरी को दिया। तो हमारा ये CBI का अधिकारी है जो कि ये देख रहा है कि किस तरीके से अंडे को कितना प्रेशर पड़ता है कि अंडा टूटता है कि नहीं टूटता है। मतलब हल्क द्वारा दिया गया जो झटका था वो कितना ज्यादा था, उस झटके को नापने के लिए हमारे सामने एक CBI का इंस्पेक्टर है और इसने ऊपर से गिरा दिया है अंडे को देखने के लिए कि कितने प्रेशर से गिरेगा। ये जो अंडा था ये एक पॉपकॉर्न के अंदर था और अब देखिए हमारा अंडा सुरक्षित बच गया। फिलहाल ये पूरी का पूरा मैटर हमारी खाप पंचायत के पास में गया और खाप पंचायत ने जब लौकी से पूछा कि तुम्हारे पास कितने अंडे थे, तो देखिए इस पे हमारे लौकी का क्या जवाब। जब खाप पंचायत ने लौकी से पूछा कि तुम्हारे पास कितने अंडे थे, कितने की भरपाई करी जाए, हल्क को कितने का जुर्माना लगाया जाए, तो देखिए हमारे लौकी ने क्या बोला। लौकी ने बोला कि मेरे पास जो भी अंडे थे उसकी वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं सबको दो दो करके रखता, एक कंटेनर में दो दो अंडे उठा के रखता, तो मेरे पास एक अंडा बच जाता। कितने अंडे बचते? मेरे पास एक अंडे बच जाते। कहने का मतलब ये है कि अगर इसी पर्टिकुलर चीज को मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, टोटल नंबर ऑफ अंडे मुझे नहीं पता है कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ अंडे मुझे नहीं पता है कितने हैं, लेकिन अगर आप मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ एक्स अगर मैं a मान लेता हूं और उसको मैं 2 से डिवाइड करता हूं कि दो दो करके मैं बांट रहा हूं, तो q मुझे नहीं पता, q भी मेरा एक वेरिएबल होगा, लेकिन रिमाइंडर मुझे पता है कि रिमाइंडर मेरा एक है, एक अंडा बच गया। ये लॉकी ने बोला, ठीक है। फिर क्या लॉकी ने बोला? लॉकी का दूसरा स्टेटमेंट था कि अगर अंडे तीन तीन करके बांटू, अगर मैं तीन तीन करके अंडे बांटू तो मेरे पास दो अंडे बच जाते हैं। कितने अंडे बचते हैं? दो अंडे। आप देखिए इस बार तीन तीन करके अंडे बटे हैं और इस स्टेटमेंट को अगर मैं इक्वेशन का फॉर्म दूंगा
तो इस बार मेरी जो इक्वेशन बनेगी, मेरी इक्वेशन बनेगी a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अगली बार फिर क्या बोला उसने बोला कि यदि मैं इन अंडों को 4-4 करके बांटूं, इन्हीं अंडों को मैं 4-4 करके बांटूंगा, तो मेरे पास लास्ट में 3 अंडे बच जाएंगे। अब देखिएगा अभी जिस तरीके से अंडे बटे हैं, लास्ट में हमारे पास 3 अंडे बच गए। फिर लॉकी यहीं तक नहीं रुका। इस इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 4q प्लस 3, क्योंकि जब मैंने टोटल नंबर ऑफ अंडे को 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिमाइंडर बचता है 3। अब एक चीज ध्यान रखिए कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमारा डिवाइजर से कम है। अगर मेरा डिवाइजर 4 है, मैं 4-4 करके बांट रहा हूं, तो लास्ट में 3 बच रहा है, लास्ट में 4 नहीं बच रहे हैं, या लास्ट में 5 नहीं बच रहे हैं, 3 ही बच रहे हैं, यानी डिवाइजर से रिमाइंडर हमारा कम है। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम होता है। उसके बाद लॉकी ने बोला कि यदि मैं 5-5 करके अंडे बांटूं, अगर मैं 5-5 करके अंडे बांटूंगा तो मेरे पास लास्ट में आप देखिए, मेरे पास हमारे पास बचेंगे 4 अंडे। यानी इसी इक्वेशन को जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन लिख के आएगी वो आएगी a इज इक्वल टू 5q प्लस 4। अब लॉकी यहीं पे नहीं रुका, लॉकी ने बोला कि अगर मैं इन्हीं अंडों को 6-6 करके बांटूं, यानी 6-6 करके बांटूं, इस बार अंडे बड़ी तरीके से रखे गए, तो मेरे पास लास्ट में 5 अंडे बच जाते हैं। यानी इसी इक्वेशन को जब मैं फर्दर लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, जहां पे रिमाइंडर है मेरा 5। और लॉकी का लास्ट स्टेटमेंट था, लास्ट मतलब एक स्टेटमेंट और देगा वो, ये वाला जो स्टेटमेंट था उसने बोला कि अगर मैं अंडों को 7-7 करके बांटूं तो मेरे पास एक भी अंडा नहीं बचता, यानी रिमाइंडर मेरा 0 है इस केस में। यानी 7 के मल्टीपल थे, जो टोटल नंबर ऑफ अंडे थे 7 के मल्टीपल थे। इसी चीज को अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू 7q प्लस 0। अब आइए चलते हैं हम ये देखने के लिए कि लॉकी के पास अंडे कितने थे। इसके बाद दोस्तों लास्ट जो कंडीशन लॉकी ने बताई कि टोटल अंडे उसके 150 से कम थे। तो आइए चलते हैं दोस्तों लॉकी के उस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, जिस जवाब में हमें यह जानना था कि उसके पास कितने अंडे थे। तो ये जानने के लिए हमने कुछ बेसिक चीजें लिखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो आइए जो उसने बताई थी चीजें, उन इक्वेशंस को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले लॉकी ने हमें बोला था कि मान लीजिए उसके पास a अंडे थे, और अगर हम 7-7 करके बांटते तो हमारे पास रिमाइंडर बचता 0। इसी इक्वेशन को उसने लिखा था अगर हम 6-6 करके बांटते तो हमारे पास अंडे बचते 5। इसी को उसने लिखा था अगर हम इसको 5-5 करके बांटते तो हमारे पास रिमाइंडर बचता 4। और अगर हम इसी को 4-4 करके बांटते तो हमारे पास रिमाइंडर बचता 3। इसी को हम 3-3 करके बांटते तो हमारे पास रिमाइंडर बचता 2। और इसी को अगर हम 2-2 करके बांटते तो हमारे पास रिमाइंडर बचता 1। अब यानी हमें एक चीज तो श्योर है कि वो जो नंबर है 7 का मल्टीपल है, क्योंकि जब हमारे सारे अंडे 7-7 करके बराबर बराबर बांटे गए तो अंडे हमारे पूरे पूरे बट गए। तो चलिए हम देखते हैं 7 के फैक्टर्स। और एक लास्ट शर्त जो उसने बताई थी वो मैं आप लोगों को बताना भूल गया। उसने हमें बताया था कि जो हमारे टोटल अंडे थे वो हमारे लेस देन 150 थे। उसने बोले थे हमारी टोकरी में जो टोटल अंडे थे वो हमारा लेस देन 150 था, यानी 150 से अंडे उसके पास कम थे, इससे ज़्यादा अंडे नहीं थे। तो यानी हमें नंबर लेने पड़ेंगे 150 तक, 7 की टेबल के वो सारे नंबर जो कि 150 तक आते हैं। तो आइए चलिए लिखते हैं वो सारे नंबर्स। तो देख लेते हैं वो नंबर्स हमारे क्या हैं। तो आइए दोस्तों अब हम चलते हैं, सबसे पहले उन सभी नंबर्स को देख लेते हैं जो कि हमारे 7 की टेबल में आते हैं। तो सबसे पहला नंबर है हमारा 7। 7 के बाद जो दूसरा नंबर है वो है 14। तीसरा नंबर है 21। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो है हमारा 42। 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70, 7 11 जा 77, 12 7 जा 84, 13 7 जा 91, 14 7 जा 98, 15 7 जा 105, 16 7 जा 112, 17 7 जा 119, 18 7 जा 126, 19 7 जा 133, 20 7 जा 140, 21 7 जा 147। नेक्स्ट नंबर हमारा 154 आता है, लेकिन 154 हम नहीं ले सकते क्योंकि 154 इज ग्रेटर देन 150। तो यानी हमें यहीं तक के सारे नंबर देखने, यानी इन्हीं में से कुछ अंडे होंगे लॉकी के पास। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि 7 की टेबल में, यानी वो नंबर 7 से तो डिवाइड हो ही जाता है। दूसरी उसने जो कंडीशन हमें दी थी वो कंडीशन क्या दी थी कि जब वो नंबर 5 से डिवाइड होता है तो 4 रिमाइंडर आता है। यहां से हम एक और नई इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। वो इंफॉर्मेशन हम क्या निकालेंगे कि 5 की टेबल में जो भी नंबर होता है उसके लास्ट में या तो 0 होता है या फिर 5 होता है।
यानी 5 की टेबल से अगर रिमाइंडर आपको 4 चाहिए, रिमाइंडर आपको 4 चाहिए, यानी 4 आप उसमें ऐड करिए, तो लास्ट डिजिट आपकी या तो 4 होनी चाहिए या 9 होनी चाहिए। लास्ट डिजिट या तो 4 होनी चाहिए या तो 9 होनी चाहिए। अब आप इसमें देखिए कि 7 की टेबल में वो सारे नंबर जिसके लास्ट में 4 या 9 है, यही 4 नंबर आते हैं। तो इन्हीं चारों नंबर को हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 14 से। तो 14 को अगर आप 6 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 6 इंटू 2 प्लस 2, जबकि उसने बोला था 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर आना चाहिए 5। 6 टू 12 प्लस 2 14, तो 14 तो आपका नहीं है। 49 पे चेक कर लेते हैं। 49 को आप लिखोगे 6 इंटू 8 48 प्लस 1 49, तो रिमाइंडर 1 आ रहा है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट नंबर आपका 84 है। 6 इंटू 14 84 होता है, 14 6 84 प्लस रिमाइंडर 0, तो ये 84 भी नहीं हो सकता, रिमाइंडर 5 होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर आपका है 119। इसको जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 19 6 114 प्लस 5, यानी कि इस केस में रिमाइंडर 5 आ गया। अब इस 119 यानी टोटल नंबर ऑफ एक्स उसके पास कितने निकले, 119। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। 119 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपका आता है 17 7 119 प्लस 0, यानी इसको फुलफिल कर रहा है स्टेटमेंट। इसी 119 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो मेरे सामने आता है 19 6 114 प्लस 5 रिमाइंडर, बिल्कुल सही बात है। इसी 119 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है 23 5 115 प्लस 4 19, बिल्कुल सही बात है, 5 4 रिमाइंडर आ गया। इसी 119 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आएगा 4 2 8 और 4 9 36 प्लस 3 रिमाइंडर आता है, बिल्कुल यही बोला था लॉकी ने। और फिर उसने बोला था कि जब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे सामने आएगा 39 3 117 प्लस 2 119, बिल्कुल 2 रिमाइंडर आ रहा है। और जब मैं इसी को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे सामने 59 2 118 प्लस 1 रिमाइंडर आ रहा है, यानी उसकी सारी शर्तें मान ली गई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने थे उसके बास्केट में, उसके बास्केट में टोटल नंबर ऑफ एक्स थे 190। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये है क्या, ये बेसिकली डिवीजन लेमा है एक। आप देखिए 119 को जब मैं एक नंबर 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक क्वोशंट आता है और एक रिमाइंडर आता है। शर्त यह है कि रिमाइंडर मेरा डिवाइजर से कम होता है। चलिए दोस्तों, यहां से हम आगे बढ़ते हैं और अब हम यहां से एक नए कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं कि अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, जो बेसिकली आपको पता है 4 प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिवाइजर, जो आता है उसको बोलते हैं हम कोशेंट, और जो नीचे रिमाइंडर बच जाता है उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये 4 प्रकार की चीजें आती हैं। डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, कोशेंट और रिमाइंडर आता है। तो यूक्लिड्स, यहां से एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं हम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है दोस्तों? Euclid division lemma, what is a lemma? Lemma is a proven statement which is used to prove another statement. For example, the sun rises in the east, everybody knows that. And if I ask you in the morning 7 o'clock, what will be the direction of your shadow? So you can clearly tell, sir, shadow will be in the direction of west because sun rises in the east. So एक statement जो already proven है, जिसकी मदद से हम दूसरा statement prove करते हैं, उसको हम बोलते हैं lemma. So Euclid's division lemma क्या कहता है? कहता है कि given two positive integers a and b, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आपको गिवन है, यू कैन फाइंड टू यूनिक नंबर्स, आपको दो यूनिक नंबर्स मिलेंगे, याद रहे यूनिक नंबर्स q एंड r, सच दैट a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, जहां पे आपका r की कंडीशन है कि r लाइज बिटवीन 0 एंड b। क्या है रूल यहाँ पे कि जो आपका रिमाइंडर है वो आपका हमेशा 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। इसी रूल के तहत हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके सामने दो नंबर गिवन है, a इज इक्वल टू 39, b इज इक्वल टू 26। तो 39 को अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 26 इंटू 1 प्लस 13। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 39 के लिए एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकता हूं 39 इज इक्वल टू 26 इंटू 0 प्लस 39। लेकिन ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को फॉलो नहीं करता क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो हमारे डिवाइजर से बड़ा हो गया। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है कि अगर मैं आपको दो नंबर दूंगा a एंड b, तो आप उन दो नंबर से दो यूनिक नंबर और फाइंड कर सकते हो, जैसा कि मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा सकूं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डिवीजन तो मुझे आता था पहले से, तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। याद रहे, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, अगर 3 नंबर मिलेंगे तो आप उनका एचसीएफ नहीं निकाल सकते, ये सिर्फ 2 ही नंबर के लिए है। और इसकी मदद से, इसका एक एप्लीकेशन है एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, और इसकी मदद से आप आगे देखेंगे कि हम √2 और √3 और √5 इन प्रकार के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कैसे प्रूव करेंगे वो भी आप देखेंगे। वो मैं आपको अगले सेशन में बताऊंगा। इस सेशन में आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ।
तो जैसे मान लीजिए आपके सामने नंबर है 39 और दूसरा नंबर है आपके पास 26, बी आपका है 26। तो आपको 39 और 26 का मान लीजिए HCF निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप लिखोगे 39 इज इक्वल टू 26 इंटू 1 प्लस 13। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि आप इस तरीके से तब तक डिवाइड करते रहते हो जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका डिवाइजर है वो आपका a बन जाता है और जो आपका रिमाइंडर है वो आपका b बन जाता है। याद रखिए, जो डिवाइजर है a बन जाता है, जो रिमाइंडर है वो आपका b बन जाता है। तो अब मैं लिखूंगा 26 इज इक्वल टू 13 इंटू वॉट, 13 इंटू 2 इज 26 प्लस 0। तो आप देखिए रिमाइंडर मेरा 0 आ गया है, तो अब मुझे फर्दर डिवीजन नहीं करना है। तो अब मेरा जो b आया है, जो मेरा ये b है, यही मेरा HCF निकल के आएगा, यही मेरा HCF निकल के आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने। मान लीजिए एक नंबर है आपका 91 और दूसरा नंबर आपका है, मान लीजिए दूसरा नंबर है आपका 49। इन दोनों का आपने क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे 91 इज इक्वल टू 49 इंटू 1 प्लस आपके सामने बच गया 42। तो अब आप 49 आपका a बन जाएगा, अभी तो b था, और ये आपका b बन जाएगा। तो 49 को आप लिखोगे 42 इंटू 1 प्लस 7। तो अब जो 42 है वो आपका बन जाएगा a और ये आपका बन जाएगा b। तो अगले स्टेप में आप लिखोगे 42 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 प्लस 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो भी आपका b होता है वो आपका HCF होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे HCF ऑफ 91 एंड 49 इज 7। ये हमारी पहली एप्लीकेशन थी। दूसरी एप्लीकेशन में नेक्स्ट सीरीज में लेके आऊंगा। अभी के लिए इस क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहती है कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, you can find two unique numbers q and r such that a is equal to bq plus r, a is equal to bq plus r। यूनिक नंबर्स है q एंड r, दो नंबर्स आपको मिलेंगे q एंड r यूनिक। क्या यूनिकनेस होगी उसमें कि r जो है आपका वो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी नंबर को अगर मैं b से डिवाइड करूंगा तो कुछ पर्टिकुलर नंबर ही मुझे डिवीजन के लिए मिलेंगे, कुछ पर्टिकुलर रिमाइंडर ही मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी नंबर को a को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो मेरा r कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? r मेरा 0 से लेके 12 तक जा सकता है, 13 भी नहीं आ सकता। रिमाइंडर मेरा 0 से लेके 12 तक आ सकता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं, इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, और कैसे कोई नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इस पर्टिकुलर लेमा का थोड़ा सा एनहांस रूप हम देखेंगे अगली क्लास के लिए। फिर हम मिलेंगे दोबारा। थैंक यू, शब बखैर, गुड बाय।